हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम तापमापी के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पिछले वीडियो में ताप और उष्मा, ताप के विभिन्न पैमाने और गलन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा और विशिष्ट उष्मा के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका अगला टॉपिक है तापमापी। तो तापमापी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तापमापी की परिभाषा देखते हैं। तापमापी होता क्या है? थर्मोमीटर। तापमापी क्या होता है? वह उपकरण जिसकी सहायता से अपन क्या मापते हैं? किसी वस्तु का, पदार्थ का ताप मापते हैं, तापमापी कहलाता है। वह उपकरण जो वस्तु का ताप मापने के काम आता है, तापमापी कहलाता है। यह तो हो गई तापमापी की परिभाषा। इसके बाद अपन देखते हैं तापमापी के प्रकार। तापमापी के विभिन्न प्रकार होते हैं। द्रव तापमापी भी होते हैं। साधारणतः तो अपन जो काम में लेते हैं वो होते हैं द्रव वाले तापमापी। तो सबसे पहला अपना जो प्रकार है वो है द्रव तापमापी। इस तापमापी में द्रव का उपयोग किया जाता है, यानी लिक्विड उसके अंदर भरा रहता है। और साधारणतः अगर देखें इसमें तो पारा इसके अंदर काम में लिया जाता है। इसके कुछ कारण हैं कि इसमें पारा ही क्यों काम में लिया जाता है। तो इसके क्या क्या कारण हैं ये देखते हैं। एक तो उष्मा चालकता अधिक होती है। पारे की उष्मा चालकता क्या होती है? अधिक होती है। ये जैसे ही इसको उष्मा मिलती है तो इसमें उष्मा की चालकता ज्यादा होती है। समान रूप से प्रसार होता है। जैसे ही किसी पदार्थ को उष्मा देंगे तो उसका प्रसार होता है, वो फैलता है। अब जैसे ही पारे को उष्मा देंगे तो वो फैलेगा, प्रसार होगा। अब उसका प्रसार विभिन्न तापों के ऊपर भी समान रूप से होता है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में कम या ज्यादा हो रहा फिर उसके बाद उसका प्रसार बढ़ जाए। लेकिन पारे के अंदर क्या होता है, ये समान रूप से फैलता है, समान रूप से प्रसार होता है। तीसरा कारण है यह कांच से चिपकता नहीं है। यह ऐसी धातु है, ऐसा लिक्विड है कि ये कांच से चिपकता नहीं है। उसमें प्रसार अधिक है। जैसे ही उसको उष्मा मिलती है पारे को तो उसका प्रसार अधिक होता है। और लास्ट इसका एक कारण और है, इसकी परास अधिक होती है, लगभग -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यानी कि -50 डिग्री से अपन इसको 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं। इतने में ये क्या रहेगा? द्रव अवस्था में ही रहता है। 350 से ऊपर जाने के बाद द्रव से क्या बनती है? इसमें गैस बनती है। और -50 से आगे नीचे जाने पे, और नीचे जाने पे ये किस में बदलता है? ठोस अवस्था में बदलता है। इसलिए इसकी परास भी क्या है? बहुत ज्यादा है। इसकी परास अधिक होती है, यानी इसका जो तापमान मापने की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इसको काम में लेते हैं। यदि अपने को न्यून परास को और अधिक बढ़ाना है, यानी -50 तक तो अपन मापना है तो अपन पारे से माप सकते हैं। अब मान लो अपने को -50 से भी नीचे का अगर तापमान मापना है तो -50 से अगर नीचे का तापमान मापना है तो पारे की जगह अपन काम में लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल काम में लेने से क्या होगा? इसकी जो न्यून परास थी -50, ये और अधिक बढ़ जाएगी, यानी -50 की जगह -60, -70 तक की भी अपन अल्कोहल अगर काम में लेंगे तो माप सकते हैं। अपना दूसरा तापमापी का प्रकार है गैस तापमापी। गैस तापमापी के अंदर अपन गैस काम में लेते हैं और साधारणतः इसके अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम गैस काम में लेते हैं। जो गैस होती हैं उनका उसमें प्रसार जो अपने लिक्विड या द्रव होते हैं उनकी तुलना में अधिक होता है। यानी जैसे ही गैस को अगर अपन उष्मा देंगे तो वह बहुत ज्यादा फैलती है, उसका प्रसार ज्यादा होता है द्रव की तुलना में। इसलिए ये जो तापमापी हैं ये अधिक सुग्राही होते हैं। यानी अगर इनको थोड़ी सी भी अगर उष्मा मिलती है तो उससे अगर इनका जो ताप में परिवर्तन होता है वो बता देते हैं कि इतना ताप में परिवर्तन हुआ है। यानी ये अधिक सुग्राही होते हैं। और इस तापमापी में सामान्यतः हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस या हीलियम गैस काम में ली जाती है। इनकी भी परास अलग अलग होती है। अगर अपन हाइड्रोजन गैस वाला तापमापी अगर बनाएंगे तो उसकी परास होती है -200 डिग्री से 500 डिग्री। अपने को ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि हाइड्रोजन तापमापी की परास कितनी होती है। तो कितनी होती है हाइड्रोजन की? -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नाइट्रोजन गैस तापमापी है, इसकी परास भी न्यून जो परास है वो तो इतनी ही होती है -200 से, लेकिन इसकी जो
अपर जो रेंज होती है, हाईएस्ट तापमान जो इससे माप सकते हैं वो 1600 डिग्री, बहुत ज्यादा होता है। इतना इसी के द्वारा अपन माप सकते हैं। जो हीलियम वाला है उससे और न्यून तापमान भी अपन माप सकते हैं, -268 डिग्री सेंटीग्रेड से। और जो इसकी ऊपर वाली जो सीमा है वो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इन तीनों की परास दे रखी है। हाइड्रोजन तापमापी की अगर परास देखें तो -200 से 500, नाइट्रोजन गैस तापमापी की परास देखें तो -200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीलियम गैस तापमापी की परास -268 डिग्री से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी की सारी जो परास है ये सेंटीग्रेड में है। अगर इनको केल्विन में बदलना है तो इनमें 273 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इनमें केल्विन आ जाएगा। अगला अपना है तापमापी का प्रकार प्रतिरोध तापमापी। इस तापमापी में एक ऐसा पदार्थ काम में लेते हैं जिसका गलनांक अधिक हो, यानी कि वह ताप बढ़ाने पे लिक्विड में ना बदल जाए। ऐसा ठोस पदार्थ काम में लेते हैं जिसका गलनांक अधिक हो, वह ताप बढ़ाने के साथ साथ उसका प्रतिरोध भी समान रूप से बढ़े। जैसे अपने पास कोई पदार्थ है, चालक पदार्थ है, तो उसका प्रतिरोध का मान ताप बढ़ाने पे बढ़ता है। चालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे बढ़ता है और अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे कम होता है। तो इसके अंदर अपन एक चालक पदार्थ लेते हैं और उनका ऐसा पदार्थ लेते हैं जिसका जो ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध जो बढ़ता है, चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे बढ़ता है, वो समान रूप से बढ़े। ऐसे नहीं कि शुरुआत में ताप बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे 50-60 डिग्री से ऊपर अपन तापमान बढ़ाएं तो बहुत जल्दी बढ़ जाए। तो ऐसा पदार्थ इसके अंदर काम में नहीं लिया जाता है। इसमें ऐसा पदार्थ काम में लिया जाता है जिसका ताप बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध कैसे बढ़े, समान रूप से बढ़े। बढ़ता तो सबका है, जितने भी चालक पदार्थ हैं उनका ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन इसमें अपने को ऐसा पदार्थ लेना है जिसका ताप बढ़ाने के साथ साथ प्रतिरोध भी समान रूप से बढ़े। सामान्यतः है इस तापमापी के लिए अपन प्लेटिनम धातु को काम में लेते हैं। प्लेटिनम कौन सी धातु काम में आती है प्रतिरोध तापमापी में? प्लेटिनम तापमापी। प्लेटिनम धातु काम में लेते हैं, इसलिए इसको प्लेटिनम तापमापी भी कह देते हैं कई बार। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप इसके द्वारा अपन माप सकते हैं। चौथा अपना है ताप युगम तापमापी। ताप युगम तापमापी, इसके अंदर क्या होता है कि दो अलग अलग ताप रखने पड़ते हैं अपने को। एक शीतल ताप बोलते हैं, एक न्यून ताप रखते हैं, एक गर्म ताप रखते हैं। गर्म पदार्थ रखते हैं, ठंडा पदार्थ रखते हैं। इसके अंदर अपन दो धातु लेते हैं, दो अलग अलग धातु लेते हैं। दोनों धातु जैसे ही होती हैं उनके सिरों को आपस में ऐसे मिला दिया जाता है। एक दो संधि बनेगी, एक इधर बन जाएगी, एक इधर बनेगी। एक को अपन रखते हैं ठंडे पदार्थ में यानी शीतल, या जैसे बर्फ में रख देते हैं। दूसरा जिसका अपने को ताप ज्ञात करना है यानी गर्म संधि हो जाती है। एक ठंडी संधि होती है, एक गर्म संधि होती है, शीतल संधि और गर्म संधि। जैसे ही किसी धातु को अलग अलग ताप के ऊपर रखते हैं दोनों सिरों को, तो इसके अंदर एक धारा प्रवाहित होती है, और ये जो धारा प्रवाहित होती है इसे सीबेक ने बताया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सीबेक प्रभाव। तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है ये किसके ऊपर आधारित है, कौन से प्रभाव पे आधारित है? ताप युगम तापमापी तो सीबेक के प्रभाव के ऊपर आधारित है। सीबेक के प्रभाव के ऊपर आधारित है ताप युगम तापमापी। तो यह सीबेक के प्रभाव पर आधारित तापमापी है। इस तापमापी में दो अलग अलग धातु काम में लेते हैं। धातुओं के सिरों को आपस में मिलाने पर दो संधियां बनती हैं। एक संधि को शीतल व दूसरी को गर्म रखा जाता है, जिससे इसमें सीबेक प्रभाव से धारा उत्पन्न होती है। जो इसमें अंदर ठंडा और गर्म रखने से संधियों को एक धारा उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? सीबेक धारा कहते हैं। इसके अंदर अपने को बस इतना याद रखना है। अपना लास्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। पायरोमीटर को किसके नियम पे आधारित है? स्टीफन के नियम पे आधारित है। स्टीफन ने अपने को बताया था एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित उष्मा परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। यानी कि एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड यानी एकांक सेकंड में प्रति सेकंड, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित उष्मा परम ताप की चतुर्थ घात के, यानी ई जो है उत्सर्जित जो उष्मा है वह
T की घात 4 के समानुपाती होती है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना होता है, इसमें पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित विकिरण को माप कर ताप ज्ञात किया जाता है। जैसे कितनी उत्सर्जित विकिरण, वहां से कितने विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं उनको माप लिया जाता है। इसके बाद जैसे अपने को उसकी उष्मा का पता चल जाएगा तो चतुर्थ घात की सहायता से अपन यहाँ से इसका ताप ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन इसकी जो परास है वह बहुत उच्च होती है। इसकी परास जो होती है वो 800 डिग्री से स्टार्ट होती है और 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। यानी 800 डिग्री से अब तक अपने जो भी तापमापी बढ़े सबके अंदर जो रेंज थी वो स्टार्ट हो रही थी माइनस से, -200, -268 ऐसी चल रही थी माइनस में। लेकिन इसकी जो परास है पायरोमीटर की ये स्टार्ट होती है 800 डिग्री सेंटीग्रेड से और जो इसकी हाईएस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी सहायता से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप को नहीं मापा जा सकता है। इसकी सहायता से, पायरोमीटर की सहायता से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का ताप अपन नहीं माप सकते हैं। और जो पायरोमीटर होता है इसकी सहायता से अपन सूर्य का ताप ज्ञात करते हैं। सूर्य का ताप किसकी सहायता से ज्ञात कर पाते हैं? पायरोमीटर की सहायता से। सूर्य का अगर ताप अपने को ज्ञात करना है तो कौन सा थर्मामीटर काम में लेंगे? पायरोमीटर, क्योंकि इसकी रेंज ही कितनी है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला अपना टॉपिक है उष्मा संचरण। उष्मा संचरण की अपने पास 3 विधि है, चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। उष्मा संचरण का मतलब है उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण। जैसे अपन कोई लोहे की कोई छड़ है, उसके एक सिरे को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरी छड़ गर्म हो जाती है। जैसे अपन पानी को गर्म करते हैं तो अपन पानी के अंदर कहाँ गर्म करते हैं? नीचे से बर्तन को गर्म करते हैं। अब पानी के अंदर बर्तन के अंदर जैसे पानी है तो सबसे पहले नीचे वाला पानी गर्म होता है, फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, ऊपर गर्म होता जाता है। तो अपने पास 3 विधियां हैं। पहली है चालन। चालन के अंदर क्या होता है, इसमें ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो कणों के कंपनों के द्वारा होता है। चालन में ऊर्जा का स्थानांतरण कणों के कंपनों के द्वारा होता है, कण का स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे अपने पास कोई लोहे की छड़ है, इसको एक सिरे, इसको पहले ये ठंडी थी, अब इसके एक सिरे को अपन ने क्या कर दिया, गर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ये वाला यहाँ पे कण गर्म होंगे, थोड़े से कण, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे कंपन करते रहते हैं। यानी कंपन करने का मतलब है अगर इस कण को ऊर्जा मिली, अणु को ऊर्जा मिलेगी तो ये क्या करेगा, कण यहाँ पे कंपन करेगा और अपने पास वाले को ऊर्जा देगा, फिर ये उससे अगले को ऊर्जा देगा, उससे अगले को ऊर्जा देगा और धीरे धीरे क्या होता रहता है, ये कण अपने से अगले कण को ऊर्जा का स्थानांतरण करते रहते हैं। जैसे ये आगे आगे ऊर्जा देते रहते हैं और कण अपनी जगह पे ही रहता है। जैसे यहाँ पे कोई कण है तो ये अगले को ऊर्जा देगा, लेकिन ये रहेगा यहीं पे। यानी कणों का स्थानांतरण नहीं होता है, केवल किसका स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और धीरे धीरे पूरी छड़ गर्म हो जाती है। तो ठोसों में चालन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण संचरण होता है। चालन के द्वारा अगर देखें तो किसमें उष्मा का संचरण होता है? ठोसों में। द्रव और गैस में नहीं होता इतना। द्रव व गैस पदार्थों में इतना चालन के द्वारा स्थानांतरण नहीं हो पाता है, सबसे ज्यादा ठोसों में ही होता है। इस विधि से उष्मा संचरण तब होगा जब पदार्थ उष्मा का चालक हो। जो चालन विधि है इसके द्वारा उष्मा संचरण तब होगा जब पदार्थ क्या हो, उष्मा का चालक हो। अगर चालक नहीं है, उष्मा का कुचालक है, तो पदार्थ के द्वारा उष्मा का, चालन विधि द्वारा उष्मा का संचरण नहीं होगा। जैसे अपन देखें, मानव जो शरीर है, मानव शरीर, ये उष्मा का इतना ज्यादा अच्छा चालक नहीं होता है, खास तौर पे कुचालक की तरह ही व्यवहार करता है। इसलिए अपन अपने हाथ को जब भी गर्म करते हैं तो पूरा शरीर गर्म नहीं हो पाता। लेकिन अगर लोहे की छड़ को देखें तो ये उष्मा का चालक है। उष्मा का चालक होना और विद्युत का चालक होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज विद्युत की चालक है तो वह उष्मा की चालक हो। अगला अपना है उष्मा संचरण की दर। उष्मा संचरण की दर का मतलब है कि अगर एक अपने पास तापमान दे रखा है T1 गर्म मान लिया, दूसरी तरफ T2 मान लिया ठंडा, 2 सिरे हैं। अब गर्म से ठंडे की ओर उष्मा जानी है तो इस कितनी उष्मा कितनी दर से जा रही है, उस उष्मा संचरण की दर को अपने को निकालना है। तो dQ/dt लिखते हैं, इसको अपने लिख दिया H।
H बराबर dq बट्टे dt ये समानुपाती होता है। एक तो इसके अनुप्रस्थ काट के A के समानुपाती होता है उष्मा संचरण की दर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। दूसरा ताप अंतर के डेल टी के तापांतर, जितने दो सिरे लिए हैं तापांतर के समानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों सिरों के बीच की लंबाई के, तो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो H समानुपाती आ गया अपना A के समानुपाती है, डेल टी के समानुपाती है और L के व्युत्क्रमानुपाती है। तो H समानुपाती A डेल टी बट्टे L इतना आ जाएगा। अब जैसे ही समानुपाती आया है इसको बदलना पड़ेगा, इक्वल में बराबर में बदलेंगे, बराबर में बदलते ही एक अपने पास आएगा नियतांक। तो यहां पे एक नियतांक लगाते हैं के एक नियतांक है जिसे अपन क्या कहते हैं, उष्मीय चालकता गुणांक कहते हैं। के एक नियतांक है जिसे अपन क्या कहते हैं, उष्मीय चालकता गुणांक। तो H बराबर अपने पास एक सूत्र आया है, H बराबर के ए डेल टी बट्टे एल, जहां पे के उष्मीय चालकता गुणांक है, ए है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, डेल टी है तापांतर और एल है लंबाई, दोनों सिरों के बीच की लंबाई। अब देखते हैं के का मात्रक। के का अगर मात्रक निकालना है तो सबसे पहले अपने को के का सूत्र पता होना चाहिए। के का सूत्र कहां से निकालेंगे, यहां से H बराबर के ए डेल टी बट्टे एल, यहां से ए डेल टी बट्टे एल का कर देंगे पक्षांतरण, एल इधर भाग में आगे जाके कहां आ जाएगा, गुणा में। तो एच एल ऊपर हो गया और नीचे क्या आ जाएगा, ए डेल टी। एच क्या है, उष्मा संचरण की दर, दर यानी शक्ति के बराबर इसका मात्रक होगा तो वाट लिख सकते हैं। एल क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर और नीचे दे रखा है ए क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, डेल टी है ताप अंतर, डेल टी तापांतर है तो डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाट, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक मीटर बचेगा, वाट मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। अब वाट क्या होता है, अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वाट होता है जूल प्रति सेकंड, और लिखें तो जूल प्रति सेकंड मीटर डिग्री सेंटीग्रेड इसका मात्रक हो गया। अगर अपने को विमा इसकी निकालनी पड़े, के की विमा, के की विमा अपने को निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या आ रहा है अपना जूल, जूल क्या होता है, कार्य की मात्रा, कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, और बल की विमा अपने को पता है m1 L1 T-2, और S क्या होता है विस्थापन, यानी L1 लंबाई में होगा। तो क्या हुई कार्य की या जूल की विमा m1 L2 T-2, तो ऊपर अब जूल था तो यहां रख दिया m1 L2 T-2। अब नीचे क्या है सेकंड, सेकंड का मतलब समय, समय T1 लिख दिया। आगे है मीटर, मीटर है लंबाई L1, और आगे है तापमान, तापमान है तो केल्विन K1। इतने आ गए। अब इनको एक साथ लिखते हैं, ऊपर ले जाके m के सिर्फ एक ही पद है, ऊपर ही है, नीचे कोई पद m का नहीं है तो m1 आ गया। आगे L2 ऊपर है, L1 नीचे है, L1 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा और 2 में से एक घटेगा तो L1 बचेगा। T-2 ऊपर है, एक T1 नीचे है, ऊपर जाके T1 बन जाएगा T-1 और -2 पहले से है तो माइनस के हो गए 3, और K1 नीचे है, ऊपर जाके माइनस का हो गया K-1। तो विमा क्या हो गई K1, K की m1 L1 T-3 K-1। जो K का जो मान है वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, K का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला अपना विधि है संवहन। संवहन विधि में क्या होता है, इस विधि से उष्मा का संचरण द्रव और गैस पदार्थों में होता है। साधारणतः है यह ठोसों में तो होती ही नहीं है, संवहन ठोस पदार्थों में नहीं हो पाती है, यह है केवल और केवल द्रव और गैस पदार्थों में ही होती है। इसमें पदार्थ के अणु स्वयं गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचरण करते हैं। यानी कि इसके अंदर जैसे ही अपने द्रव पदार्थ है या गैस पदार्थ है उसके अणु जिसको भी ऊर्जा मिली, जैसे यहाँ पे अपना द्रव पदार्थ ले लिया अपन ने, और जल को अपन जैसे ही गर्म करते हैं, नीचे से गर्म करेंगे तो यहाँ से नीचे वाले जो अणु हैं, जो पानी के कण हैं, वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और जो गर्म कण होते हैं वो वजन में हल्के होते हैं, उन पे गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, और ठंडा पानी जो होता है, ठंडी कण जो होते हैं वो होते हैं भारी, तो वो आएंगे नीचे और ये चले जाते हैं ऊपर। तो जैसे ही ये कण जिसको ऊर्जा मिली वो खुद जाते हैं ऊर्जा को लेके ऊपर की ओर जाते हैं। इसलिए ऐसा ही गैसों में भी होता है,
इसलिए इस विधि के अंदर क्या होता है, कण जो अणु होते हैं, पदार्थ के अणु होते हैं द्रव या गैस के, वो स्वयं गति करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक और ऊर्जा का संचरण करते हैं। संवहन दो प्रकार का होता है, एक तो सामान्य या नेचुरल जो बोलते हैं, दूसरा प्रणोदित होता है या फोर्स्ड। फोर्स्ड का मतलब है फोर्स लगा के उसके जबरदस्त उसको करवाया जाता है, खुद वो नहीं होता है और उसको करवाया जाता है। नेचुरल में क्या होता है, इसमें अणु स्वयं अपने स्थान को छोड़ के गर्म स्थान से ठंडे स्थान की ओर गति करते हैं, जैसे अपन पानी को गर्म करते हैं, तो ये होता है सामान्य। प्रणोदित में अगर वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगे तो वहां पे क्या होगा, प्रणोदित अपने को करवाना पड़ता है। अब देखते हैं आगे, गर्म कण भार में क्या होते हैं, हल्के होते हैं, वह ठंडे कण भारी, अतः है गर्म कण ऊपर की ओर गति करते हैं। जैसे ही गर्म कण भारी है, गर्म कण हल्के होते हैं और ठंडे भारी हैं। अब गर्म हुआ नीचे वाला कण, अब ये हल्का है, ऊपर है भारी कण, तो भारी वाले तो नीचे आ जाते हैं और गर्म कण ऊपर चले जाते हैं। अब गर्म ऊपर जाएंगे तो ये संवहन हो गया, क्योंकि कण क्या कर रहे हैं, अणु क्या कर रहे हैं, खुद गति कर रहे हैं और ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, तो ये संवहन है। यदि किसी गैस या द्रव को ऊपर से उष्मा दी जाती है, अपन पानी को जब गर्म करते हैं नीचे से तो पूरा पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर नीचे जो कण होते हैं वो गर्म होते ही रहते हैं। अब जैसे ये कण गर्म होंगे तो कण ऊपर गति करते रहते हैं, जैसे ये ऊपर जाएंगे यहाँ पे नीचे आ जाते हैं ठंडे कण, और ठंडे फिर गर्म हो जाएंगे, फिर ये ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आते रहते हैं। जो ठंडे होते हैं जिनका ताप कम होता है वो नीचे आते जाते हैं, जैसे ही उनको ऊर्जा मिलती है वो ऊपर चले जाते हैं। ये संवहन के द्वारा ये पूरा का पूरा अपना पानी या द्रव पदार्थ जो भी है और गैस पदार्थ हैं जो गर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर अपन क्या करें, उष्मा कहां से दें, अब ऊपर की तरफ से अगर उष्मा दे दें, जैसे इसमें कोई लिक्विड पदार्थ अपने भर दिया या कोई गैस पदार्थ है, इसको उष्मा कहां से दे रहे हैं, ऊपर की साइड से दे रहे हैं, तो सबसे पहले कौन से कण गर्म होंगे, ऊपर वाले। ऊपर वाले कण गर्म हो जाएंगे, अब वो हल्के थे, हल्के हो जाएंगे गर्म होके, अब हल्के कण तो ऊपर ही रहना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये कण नीचे की ओर गति नहीं करेंगे, क्योंकि ये वजन में क्या है, हल्के हैं, तो इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं लगेगा और इसलिए ये नीचे की ओर आएंगे नहीं। अब नीचे की ओर खुद नहीं आएंगे तो यहाँ पे संवहन नहीं होगा। तो इसके अंदर फिर क्या होगा, उष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा, या तो होगा ही नहीं, बहुत होगा लेकिन बहुत ही कम होगा, और वो किसके द्वारा होगा, चालक विधि के द्वारा, जो चालन विधि अपन ने पढ़ी थी उसके द्वारा होता है। यदि किसी गैस या द्रव को ऊपर से उष्मा दी जाती है, ऊपर की साइड से उष्मा दी जाती है, तो कण ऊपर वाले गर्म होंगे और वे गर्म होकर नीचे की ओर गति नहीं करेंगे। गति क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो गर्म कण होते हैं वो हल्के होते हैं। अब हल्के कण ऊपर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम लग रहा है, और जो ठंडे कण है वो भारी हैं, उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, इसलिए ठंडे कण नीचे रहेंगे। अब पहले से ही ठंडे कण नीचे हैं, गर्म ऊपर है, तो ऊपर वाले नीचे नहीं आएंगे, जिससे उष्मा का संचरण संवहन विधि से नहीं होगा, क्योंकि अब कण तो चल के आएंगे नहीं, इसलिए इस विधि के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा उनका उष्मा का संचरण नहीं होगा। यदि द्रव या गैस को ऊपर की तरफ से गर्म किया जाता है तो उष्मा का संचरण चालन विधि से होगा। अपने को ध्यान रखना है, अगर उष्मा कहां से दी जा रही है, ऊपर की साइड से दी जा रही है, जब अपनी वस्तु है उसको ऊपर की तरफ से उष्मा दी जा रही है, तो जो अपनी उष्मा का संचरण है वो कौन सी विधि से होगा, द्रव या गैस होने के बाद भी चालन विधि से। अगर नीचे की साइड से उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो संवहन विधि के द्वारा। इसका उदाहरण अपन देखते हैं, रोड के द्वारा गर्म पानी करते हैं, जैसे किसी बाल्टी में गर्म पानी लगाते हैं तो जितनी रोड डूबती है उतना ही पानी गर्म होता है। जैसे यहां तक रोड डूबी है तो इसके ऊपर वाला पानी ही गर्म रहता है, इसके नीचे अपने को क्या मिलता है, ठंडा पानी मिलता है। ऊपर गर्म पानी मिलता है और नीचे ठंडा पानी मिलता है रोड के द्वारा। लेकिन अपन अगर किसी बर्तन में गैस के ऊपर या किसी उष्मा दे के नीचे से अगर किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, पूरा का पूरा पानी गर्म मिलता है। तो इसके अंदर नीचे से अगर उष्मा दे रहे हैं तो कौन सी विधि है, संवहन विधि। संवहन विधि के द्वारा। अगर रोड के द्वारा कर रहे हैं तो ऊपर से उष्मा मिलेगी, तो उष्मा का संचरण ऊपर तो हो जाएगा, इस जितनी से उष्मा मिल रही है उसके ऊपर तो होगा संवहन, और उसके नीचे जहां तक उष्मा मिल रही उसके नीचे क्या होगा, चालन विधि के द्वारा होगा। अब चालन के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण बहुत कम होता है, इसलिए पानी यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, ठंडा मिलता है। और संवहन विधि के द्वारा जल्दी जल्दी उष्मा का स्थानांतरण होता है, संचरण होता है, इसलिए अपने को पानी ऊपर
गर्म मिलता है। अपनी जो लास्ट विधि है वह है विकिरण की विधि। विकिरण के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण या संचरण। इस विधि में उष्मा का संचरण विकिरण द्वारा होता है। विकिरण द्वारा संचरण होगा। इस प्रकार के उष्मा संचरण के लिए किसी भी माध्यम की अपने को आवश्यकता नहीं है। अपने को जरूरी नहीं है कि कोई माध्यम हो तो ही हो। अगर जैसे ठोस है तो चालन के द्वारा होगा। द्रव या गैस है तो संवहन के द्वारा होता है। लेकिन अगर कोई भी माध्यम नहीं हो तो भी विकिरण के द्वारा अपने उष्मा का संचरण हो सकता है। इससे निर्वात में भी उष्मा का संचरण हो सकता है और उदाहरण है इसका सूर्य से प्रकाश का पृथ्वी पर पहुंचना। जैसे ही सूर्य से प्रकाश पृथ्वी की ओर चलता है, चारों तरफ चलता है, जैसे ही बीच में कई जगह पे अपने पास निर्वात भी मिलता है, वहां पे कोई गैस या कुछ पदार्थ, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था कुछ नहीं होता, निर्वात होता है, वहां से भी ये आता है प्रकाश। तो सूर्य से प्रकाश का पृथ्वी पर पहुंचना कौन सी विधि है? विकिरण विधि है। यहां पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है।